नाम बालेन शाह, उम्र 35 साल, पहचान नेपाल के पॉपुलर रैपर, सिंगर, म्यूजिशियन, पद काठमांडू के मेयर। बालेन शाह वो नाम है जो कि नेपाल में जेनजी के आंदोलन में सबसे ज्यादा उभरा है। अब तो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनके फैंस उनका नाम उछालने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बालेन फॉर पीएम कैंपेन भी चलाया जा रहा है। हालांकि अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम इस पोस्ट के लिए सामने आ चुका है, लेकिन वो फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री पद की चॉइस है। मतलब जब तक नेपाल में नई सरकार बनती है तब तक के लिए काम चलाऊ प्रधानमंत्री। बलेंद्र शाह उर्फ बालेन उसके बाल के खेल के मेन प्लेयर होंगे। इसके संकेत उनकी ताजा फेसबुक पोस्ट से मिल गया है, जो उन्होंने जेनजी को संबोधित करते हुए लिखा है। उन्होंने नेपाली में अपनी पोस्ट में जो लिखा है उसे मैं पॉइंटर्स में आपके सामने रख रही हूँ। पॉइंट 1, अब आप सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना। उन मित्रों को क्या कहें जो अभी जल्दी में आना चाहते हैं, चुनाव तो होंगे ही, उसके लिए आप कृपया जल्दी मत करिए। तो बालेन ने साफ साफ लिखा है कि ये जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है ये सिर्फ देश में नए चुनाव कराएगी, देश को नया जनादेश मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बालेन फॉर पीएम वाला सोशल मीडिया कैंपेन सोच समझकर डिजाइन किया गया है। वैसे बालेन इस जेनजी मूवमेंट में सीधे शामिल नहीं हो रहे, लेकिन बालेन ने यह भी पब्लिकली बता दिया कि यूथ के इस आंदोलन को उनका फुल सपोर्ट है। बालेन ने 8 सितंबर की जेनजी की रैली से एक दिन पहले सोशल मीडिया में नेपाली में लिखा था, कल की रैली स्पष्ट रूप से जेनजी की है, 28 से कम उम्र के हैं, जिसके लिए मैं अभी भी बूढ़ा दिखता हूं। मैं भी इनकी इच्छा, मकसद, सोच समझना चाहता हूं। कल की इस रैली में कोई भी दल, नेता, कार्यकर्ता, सांसद, इंजीनियर अपने हितों की पूर्ति के लिए होशियार नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है। मेरा पूरा सपोर्ट है। तो जेनजी वाली उम्र पार कर चुका हूं, लेकिन जेनजी को पूरा सपोर्ट है। ये बालेन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है। बालेन नेपाल में एक रैपर के तौर पर नई पीढ़ी के बीच बड़े पॉपुलर है। नेपाल का यूथ उनमें अपनी आवाज पाता है, उन्हें बड़ी उम्मीदों से देखता है। वो नई पीढ़ी जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए खुद को एम्पावर्ड फील करती है, वो नई पीढ़ी जो कि देश की संसद की शानदार इमारत को आग लगाकर धुआं धुआं कर देने, अपने देश के पीएम के निवास को आग लगा देने और अपने देश के मंत्रियों के घर फूंक देने को रेवोल्यूशन यानी क्रांति बता रही है, उसे सेलिब्रेट कर रही है। वो नई पीढ़ी जो देश की जलती हुई संसद के सामने डांस करते हुए रील बना रही है। वो नई पीढ़ी जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देखकर भाग खड़े हो जाने के बाद उनके घर और दफ्तर की कुर्सियां उठाकर ले जा रही है। मशहूर रैपर और काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह उर्फ बालेन नेपाल की इसी पीढ़ी यानी जेनजी के पोस्टर बॉय हैं। इस समय नेपाल की सबसे बड़ी उम्मीद है, जेनजी में उनके लिए दीवानगी है। जेनजी को शायद लगता है कि बालेन शाह तमाम तरह की हताशाओं और नाउम्मीदियों से घिरे इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल देंगे। बालेन शाह वैसे भी परंपरागत राजनीति से हुए नेपाली जनता के मोह भंग की कोख से निकले हैं। वो नेपाल में सरकार और सिस्टम से उपजे पब्लिक के गुस्से की उपज हैं, जिसे बालेन शाह अपने रैप सॉन्ग में हवा देते रहे हैं। वो अपने संगीत में नेपाल में भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। बालेन शाह ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राजनीति में कदम रखा। 2022 के काठमांडू मेयर चुनाव में 61,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और सबको चौंका दिया। तब उन्होंने स्थापित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हराया था। वैसे बालेन सिर्फ रैपर नहीं बल्कि एजुकेटेड शख्स हैं। बलेंद्र शाह ने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की। लेकिन उन्हें पहचान मिली हिप हॉप वर्ल्ड से, जिसमें वो अपने गीत संगीत के जरिए सरकार को टारगेट करते रहे। कई लोग बालेन में केजरीवाल को देखते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को कोस कोस कर, नेताओं को गालियां देकर, उन पर करप्शन की कीचड़ में धंसे होने का आरोप लगाकर खुद राजनीति में दाखिल हो गए और स्थापित राजनीतिक दलों के लिए एक चैलेंज बन गए। लेकिन दोनों में एक फर्क है। केजरीवाल राजनीति में उतरने से पहले एनजीओ सेक्टर में नाम कमा चुके थे, मास लेवल पर ना सही, लेकिन उनकी एक पहचान थी। बाद में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ डिजाइन किए गए अन्ना आंदोलन ने तो उन्हें चेहरा बना दिया। लेकिन बालेन की ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। राजनीति में आने से पहले बालेन ने ऐसा कोई मूवमेंट नहीं किया था। हाँ, वो सिर्फ एक पॉपुलर रैपर रहे हैं जो कि अपने गीतों में सरकार और सिस्टम को निशाना बनाते रहे हैं। नेपाल की राजनीतिक आर्थिक दशा को बयां करते रहे हैं, नेपालियों की चिंता करते रहे हैं। पता है पॉपुलिस्ट नेताओं के साथ एक दिक्कत क्या होती है? आमतौर पर ऐसे नेताओं के पास ना कोई आइडियोलॉजी होती है, ना कोई संगठन। वो राजनीति तो करने लगते हैं,
लेकिन खुद को गैर राजनीतिक बताने से भी नहीं चूकते और विचारधारा की राजनीति भला कहां होती है, लिहाजा ऐसे में फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बालिन शाह को भी काठमांडू का मेयर बने ये तीसरा साल है, लेकिन वो अभी तक अपने काम में ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं, बल्कि हर समय काला चश्मा डाले दिखने वाले बालिन अभी भी एक पॉलिटिशियन से ज्यादा शोबिज के आदमी दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार का विरोध एक मुद्दा हो सकता है जिसके खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी है, लेकिन कोई पॉलिटिकल ठोस आइडियोलॉजी नहीं हो अगर, तो फिर सवाल है केजरीवाल वाले मॉडल में भारत की जनता ने ये ढंग से देख ही लिया है। भीड़ ऐसे लोगों पर फिदा जरूर होती है, लेकिन भीड़ के बीच से आने वाली ऐसी लीडरशिप से बड़े बदलावों की उम्मीद करना खतरे से खाली नहीं। ऐसे नेता अपने देश की जनता के तात्कालिक गुस्से को हवा देकर पावर सेंटर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में कमान आती है तो वो निराश करते हैं। और अतीत में ऐसे कई मिसालें हैं। 80 के दशक में भारत में असम के छात्र आंदोलन से निकले प्रफुल्ल कुमार महंत, याद करिए कितने पॉपुलर थे, छात्र नेता से सीधे सीएम बन गए, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी साफ झलकी। सरकारी मशीनरी, अफसरशाही और राजनीतिक संतुलन साधने में वो नाकाम रहे और लोगों का फिर उनसे मोह भंग हो गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, गुजरात में हार्दिक पटेल कैसे सोशल मीडिया की सनसनी बन गए, कम उम्र में ही कितने कद्दावर दिखने लगे, लेकिन लंबे समय से वो गुमनामी में जी रहे हैं। चलिए इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। यूक्रेन में कॉमेडियन से नेता बने जेलेंस्की का उभार भी कुछ वैसा ही था जैसा केजरीवाल का या जैसा नेपाल में बालिन शाह का। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं बोला होता तो जेलेंस्की सरकार चलाने के मामले में कब के एक्सपोज हो गए होते। असल में पॉपुलर माध्यमों से चमक कर जनता के दिलों पर राज करना और देश या राज्य को चलाना, ये दोनों अलग बातें हैं। फिर नेपाल में तो चैलेंज दूसरी तरह का है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से अब तक 17 साल में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। मतलब नेपाल हर साल 1.5 साल में एक नई सरकार देखता रहा है। वहां लीडरशिप से अपनी बढ़ती निराशा को जताने के लिए नेपाल के लोग अक्सर एक पुरानी कहावत दोहराते हैं, जुने जोगी आए पानी काने चिरे को, जिसका हिंदी में मतलब हुआ चाहे कोई भी साधु आ जाए उसके कान हमेशा फटे हुए ही होते हैं। यानी जो भी सरकारें आई, जो भी पीएम बने, जो भी नेता हुए, सबके सब एक जैसे निकले। जेनजी के हिंसक आंदोलन से नई करवट ले रहा नेपाल इस कहावत को अब यकीनन झुटलाना चाहेगा। वो इसे सिर के बल खड़ा कर देना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई साधु आए जिसके कान फटे हुए ना हो, ये भी तो हो। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की फिलहाल अंतरिम सरकार की पीएम होंगी, लेकिन उसके बाद क्या रैपर, सिंगर, गीतकार और पेशे से इंजीनियर बालिन शाह एक राष्ट्र के रूप में नेपाल के टूटे फूटे स्ट्रक्चर को एक सुंदर इमारत में बदल पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक हिमालयन कंट्री एक धाकड़ लीडरशिप डिजर्व करती है जो इसके लोगों के दुखों को समझे, उन्हें दूर करने के लिए जी जान लड़ा दे। नेपाल में असमानता की खाई बहुत गहरी हो चुकी है, जिसे इस जेनजी आंदोलन ने दुनिया को बताया भी है। इस आंदोलन को सुलगाने में ऐसे वीडियोस ने बड़ी भूमिका निभाई जिनमें यह बताया जा रहा था कि कैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे पब्लिक के पैसे पर रईसी एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और आम आदमी तंगहाली में जी रहा है। नेपाल चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका मुस्तकबिल तय होना है। अफसोस की बात यह है कि नेपाल ने जब जब सपने देखे तब तब उसे हताशा, निराशा ही मिली है। जनक्रांति के जरिए राजशाही का खात्मा करने के बाद नेपाल के लोग अपने मुल्क की तकदीर बदलने का ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन उसने बद से बदतर हालात ही देखे। क्या सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से उभरे नेता अपने देश की हकीकत की जमीन को समझ पाएंगे? ये देखना तो फिर अभी बाकी है। आप भी करिए इंतजार, हम भी करीब से देख रहे हैं। जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर। आपको वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप में कितनी उम्मीद अभी आगे दिखाई देती है, जिनको लेकर आज हमने ये पूरा एनालिसिस किया। न्यूज़ बीट्स को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करिएगा, और अगर स्पेशली ये वीडियो आप नेपाल से देख रहे हैं या नेपाल के आसपास लगते एरियाज से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए इस पर आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच।